डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर जो है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इसके अंतर्गत एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान दुनिया के संविधानों में अपना एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज लोकतांत्रिक देशों में जो शासन प्रणालियाँ हमें देखने को मिलती हैं तो उन पर हमें अमेरिकी संविधान का प्रभाव किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसमें निहित है और संघात्मक व्यवस्था पर संचालित है। इसके अलावा अन्य और भी विशेषताएं हैं जो हमें इसमें देखने को मिलेंगी। तो किस प्रकार इसका विकास हुआ, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ और क्या इसका महत्व है, इसके सोर्सेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों के ऊपर आज के इस लेसन में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिकी संविधान को हम शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा अमेरिकी बैकग्राउंड के बारे में देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने शुरुआती रूप में एक 13 उपनिवेश जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हैं उन 13 राज्यों का एक समूह। तो ये 13 राज्य जो थे, ये 13 राज्य ब्रिटिश शासन की कॉलोनियाँ थी, उपनिवेश थे। और सबसे पहले अमेरिका की जो खोज हुई वो 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। इसे नई दुनिया के रूप में देखा गया, नई दुनिया के रूप में जाना गया। इसके बाद यूरोप महाद्वीप के कई दूसरे देशों से लोग प्रवास होकर के इन अमेरिका के विभिन्न राज्यों में बसने लगे और यह एक ब्रिटेन के गुलाम उपनिवेश बन गए। काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश रहने के पश्चात हम देखें कि इन अमेरिकी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले 1774 ईस्वी में एक फर्स्ट कांग्रेस, प्रथम महासभा आयोजित की गई कि किस प्रकार हम सभी उपनिवेश ब्रिटिश गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य के लिए दूसरी कांग्रेस जो है वो 1775 में बुलाई गई और हम देखें कि इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर के 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, 13 उपनिवेशों ने सामूहिक तौर पर यह घोषणा कर दी कि हम ब्रिटिश उपनिवेश से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। इस बात को लेकर के हम देखें कि ब्रिटिश की जो उपनिवेशों की सेना थी और अमेरिका के जो ये राज्य हैं, 13 राज्य हैं, इनकी नागरिक सेना जो थी, इन 13 राज्यों की सामूहिक सेना और ब्रिटिश उपनिवेशों की सेना के बीच में एक संघर्ष हुआ और इसमें जो विजय प्राप्त हुई वो विजय इन उपनिवेशों की नागरिक सेना को प्राप्त हुई। और इस नागरिक सेना का जो सेनापति था वो सबने 13 राज्यों ने सर्वसम्मति से अपना सेनापति बनाया जॉर्ज वॉशिंगटन को, जो कि बाद में चल करके अमेरिका का पहला राष्ट्रपति भी बना। तो इस प्रकार हम देखें 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के इन 13 उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तत्पश्चात अक्टूबर 1781 में उपनिवेशों की जो नागरिक सेनाएं थी इनकी जीत हुई इस युद्ध में और 1781 में ही इन 13 उपनिवेशों ने अपना मिलकर के एक क्या बनाया, परिसंघ बनाया, कॉन्फेडरेशन बनाया। कॉन्फेडरेशन क्यों बनाया? क्योंकि ये परिसंघ जो थे वह अपने इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अर्थात ये नहीं चाहते थे कि हम पुनः किसके उपनिवेश बन जाए, किसके गुलाम बन जाए, ब्रिटेन के गुलाम बन जाए। तो उन्होंने अपने आप को सामूहिक तौर पर एकीकृत बनाए रखने के लिए अपना एक समूह बनाया जिसे क्या नाम दिया गया, परिसंघ बनाया, इसका नाम कॉन्फेडरेशन का नाम दिया गया। ये परिसंघ जो था, इन परिसंघ के राज्यों के बीच में किसी सर्वसम्मत संविधान के ऊपर सहमति नहीं बन पाई। सहमति बनाने के उद्देश्य से 1787 में इन 13 राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और वो सम्मेलन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सम्मेलन है अमेरिका के संवैधानिक विकास में और वो सम्मेलन को फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। 1787 ईस्वी में अमेरिका के इन 13 राज्यों ने के प्रतिनिधियों ने संविधान निर्माण के उद्देश्य से अपना एक सम्मेलन आयोजित किया, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। इस सम्मेलन में इन 13 उपनिवेशों ने जो प्रस्ताव बनाया, इन प्रस्ताव को इन 13 उपनिवेशों की द्वारा क्या किया गया, अनुसमर्थन, रेक्टिफिकेशन किया गया। और इनके अनुसमर्थन के बाद हम देखें 4 मार्च 1789 ईस्वी को यह संविधान, अमेरिका का निर्मित संविधान क्या हो गया, लागू हो गया, क्रियान्वित हो गया। इस प्रकार को देखें
4 मार्च 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ। जब अमेरिकी संविधान निर्मित किया गया उस समय अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी थी? 13 राज्य। और देखिए बाद में विकास होते होते बढ़कर हम देखें वर्तमान में अमेरिका में कितने राज्य देखने को मिल रहे हैं? 50। तो ये 50 राज्यों का समूह जो है वो हमें किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और दुनिया का पहला लिखित संविधान है। तो इसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें तो हमें ये देखना जरूरी है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेरिकी संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखें इन स्रोतों में जब हम बात करते हैं तो अमेरिकी संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए दुनिया का अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है। द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने उसमें मोटे मोटे तत्वों का, मोटी मोटी विशेषताओं का उल्लेख मात्र कर दिया और उसकी आगे व्यापक रूप से उसके संगठन का निर्माण करने का काम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया। तो इस प्रकार हम देखें कि संवैधानिक संशोधन, अमेरिकी संविधान में समय समय पर आवश्यकता होने पर कई संशोधन किए गए। एक उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं कि अमेरिकी संविधान में प्रथम 10 जो संविधान संशोधन किए गए 1 से 10 तक, उन संशोधनों के माध्यम से अमेरिकी संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर इम्पार्टेड बाय दीज फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकी संविधान जो है उसमें इन संवैधानिक संशोधनों का और इन्हीं संविधान संशोधनों से अमेरिकी संविधान एक गतिशील संविधान बना रहा, जीवंत संविधान, समय के साथ चलने वाला संविधान बना रहा। दूसरा प्रमुख स्रोत है संविधियां, स्टैट्यूट्स। ये संविधियां अर्थात अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार क्या कानून बनाए गए और इन कानूनों के माध्यम से व्यवस्थापिका के कार्य करने के तरीके, या हम देखें बजट पास करने के तरीके, या विभिन्न विभागों के संगठन के बारे में सिद्धांत बनाए गए। तो ये अमेरिकी संविधान में, अमेरिकी जब संक्षिप्त है तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो कानून बनाए गए, इन कानूनों के माध्यम से आने वाले समय के लिए क्या सिद्धांत तय किए गए। तो इन अमेरिकी कानूनों का अमेरिकी संविधान में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा कार्यपालिका के निर्णय और नीतियां, अमेरिका में कार्यपालिका के तौर पर राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और प्रशासन को संचालित करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। तो इन नीतियों कानूनों के माध्यम से, जैसे हम बात करें अमेरिका के संविधान में जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पर जॉर्ज अब्राहम लिंकन की हम बात करें तो अब्राहम लिंकन ने तय किया कि अमेरिकी संघ में अगर कोई राज्य एक बार मिल जाता है तो उसे बाहर अर्थात अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये अमेरिकी संविधान ने तय कर दिया। आज भी हम देखें कि अमेरिकी संविधान में जो राज्य शुरुआत में बने वो नए जरूर जुड़ गए पर पुराने राज्यों से कोई भी संघ से पृथक नहीं हुआ। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह तय किया कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए दुनिया के किसी भी भाग में अमेरिकी सेनाओं को भेज सकता है। तो ये कार्यपालिका के निर्णय जो हैं वो अमेरिकी संविधान को एक आकार देने में, उसको निर्धारित करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला जो स्रोत है वो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जुडिशियल डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, देखिए अमेरिकी संविधान एक संक्षिप्त संविधान है, तो कई विवाद किसके बीच में, केंद्र अथवा राज्य के बीच में अथवा संघ की इकाइयों के बीच में कई विवाद समय समय पर आते रहे। तो इन विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और अमेरिकी न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार हासिल कर लिया, जुडिशियल रिव्यू। और इसके अंतर्गत अमेरिकी न्यायालय जो है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की जांच करते हैं और संविधान के अनुरूप नहीं होने पर उन्हें अवैध घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अमेरिकी संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक संविधान विशेषज्ञ हुए विल्सन, उन्होंने तो यहां तक कहा कि अमेरिकी कोर्ट जो हैं
वो अमेरिकी कोर्ट अमेरिका में निरंतर संविधान सभा के रूप में काम करते हैं। अर्थात अमेरिकी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अब अमेरिकी संविधान बड़ा संक्षिप्त संविधान है, तो समय समय पर इसकी जो व्याख्या की जाती है और जिनको सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है, वो काम कौन कर रहा है? अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता भी देखने को मिलती है। तो इस कारण अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक देश के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलिखित रूप में होता है, और अमेरिका में भी हम देखें कि ये अलिखित रूप, जिन्हें हम किस रूप में देख सकते हैं? परंपराओं के रूप में, प्रथाओं के रूप में, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये संविधान को कई चीज़ें निर्धारित करती हैं। जैसे हम देखें अमेरिकी संविधान में कहीं भी राजनीतिक दलों के बारे में कोई बात नहीं। अमेरिका के संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि अमेरिका में कोई पॉलिटिकल पार्टी बने, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज हम देखें कि विभाजन करने का काम करती हैं, तो ये अपने आप को एक बनाए रखना चाहते थे। तो उसके बावजूद भी हम देखें कि अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज किसके आधार पर डेवलप हो गई? परंपराओं के आधार पर डेवलप हो गई। तो इस अमेरिका में राष्ट्रपति के पास अपनी कोई कैबिनेट का प्रावधान संविधान में नहीं है, पर फिर भी आज हम देखें कि अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा अपने सहयोग अपने एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है अनौपचारिक। इसके अलावा हम देखें कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति का चुनाव संविधान में अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, संविधान में अप्रत्यक्ष तौर पर उल्लेख किया गया है। परंतु आज हम देखें लोकतंत्र के प्रचार प्रसार के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष से किस रूप में कन्वर्ट हो चुका है? प्रत्यक्ष रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कुछ चीजें जो है पूरी तरह से किससे आधारित है? परंपराओं पर आधारित है। ये परंपराएं भी जो कि अलिखित रूप में है, लोगों के चलन में है, व्यवहार में है, वो भी अमेरिका में संविधान को निर्माण को प्रभावित करती है, तय करती हैं। तो ये सब स्रोत जो है वो किसका निर्माण करते हैं? अमेरिका के संविधान का निर्माण करते हैं। आगे अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले तो हम देखें कि द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मोस्ट ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान। देखिए 18वीं शताब्दी में जब लिखित संविधानों का चलन नहीं था, उस समय पहली बार एक रिटन फॉर्म में लिखित रूप में संविधान जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? अमेरिका में बनाया गया। उसके बाद दुनिया के देशों ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया, बाकी देशों ने भी अपने यहाँ किस रूप में संविधान बनाना शुरू कर दिए? लिखित रूप में संविधान बनाना शुरू कर दिए। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, बाकायदा एक संविधान सभा बनी। ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो है 1787 में, ये जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन है, ये संविधान निर्माण के उद्देश्य ही अमेरिका के राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा ये संविधान का निर्माण। तो ये प्राचीन संविधान है, लिखित संविधान है। इसके अलावा हम देखें संक्षिप्त आलेख। संक्षिप्त आलेख का मतलब है कि संविधान रूपी जो डॉक्यूमेंट है ये बड़ा ही समराइज है, संक्षिप्त है, और आप देखें कि इसे आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखें आर्टिकल जो है मात्र 10 आर्टिकल हैं, और अपन देखें कि दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों की तुलना में, चाहे हम कनाडा की बात करें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करें, और भारत की बात करें जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, उसकी तुलना में अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद बहुत कम है। और पिछले जब से लागू हुआ है और आज तक, इन पिछले 200 सालों के बाद हम देखें कि अमेरिका में मात्र 27 संविधान संशोधन हुए हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि अमेरिकी संविधान का आकार जो है, साइज जो है, बड़ा छोटा है। ये ऐसा क्यों हुआ, और फिर छोटा होने के बाद वहाँ की शासन प्रणाली किस प्रकार संचालित होती है? तो हम देखें कि अमेरिकी संविधान निर्माता ये चाहते थे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई प्रतिबंध या व्यवस्था निर्धारित नहीं करके जाए, यह काम अपनी आगामी पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाए। अमेरिका एक उदारवादी, व्यक्तिवादी शासन प्रणाली के माध्यम से अपनी विकास यात्रा शुरू करता है, और आज अमेरिका में समाज लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन तभी हो पाया जब अमेरिकी संविधान में यह नीति निर्माण करने का काम किसके ऊपर छोड़ दिया गया? आने वाले समयों के ऊपर छोड़ दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी संविधान का संक्षिप्त होने का एक फायदा ये मिला कि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है, उस सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का काम उसके पास आ गया, और उसने इसको निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर यह न्यायिक पुनरावलोकन जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को शुरू किया, जिससे वहाँ संविधान की रक्षा और संविधान को लागू होने में बड़ी आसानी हुई। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त आलेख भी है। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है कि अमेरिकी संविधान जो है वो किस पे आधारित है? जन प्रभुत्व पर आधारित है, अर्थात पीपुल्स सॉवरेनिटी, शासन की। देखिए लोकतंत्र है,
प्रतिनिधि लोकतंत्र है, और हम भली बात ही जानते हैं कि लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जो होती है वो जनता में निहित होती है। तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा, जनता के जो है प्रतिनिधि अर्थात अमेरिका में राष्ट्रपति, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो शासन की शक्ति जो है जनता में निहित है, और हम देख रहे हैं कि हर 4 साल में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, कांग्रेस के चुनाव होते हैं, और जनता जो है समय समय पर इस सत्ता को आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से एक दल से दूसरे दल में, एक प्रत्याशी से दूसरे प्रत्याशी में बड़ी आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जनप्रभुत्व पर आधारित संविधान की व्यवस्था जो है वो भी दुनिया में हमें पहली बार कहाँ देखने को मिल रही है? अमेरिकी संविधान में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, ना तो कार्यपाल का सर्वोच्च है, ना कोई और संस्था या पद सर्वोच्च है, सब में शासन में सर्वोच्चता की स्थिति प्रदान की गई है। वो किसको प्रदान की गई है? संविधान को। अर्थात शासन के सभी अंग अपनी शक्तियां जो हैं वो कहां से ग्रहण कर रहे हैं? संविधान से ग्रहण कर रहे हैं, और उन्हें पक्के तौर पर किसका पालन करना है? संविधान का पालन करना है। अगर शासन के किसी अंग द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो हम देखें कि वहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उन कार्यों के ऊपर रोक लगा देता है जो कि संविधान के प्रतिकूल है। तो यहाँ हमें संविधान की सर्वोच्चता बहुत ही अच्छे रूप में देखने को मिलती है। और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका में बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया, और संघात्मक शासन प्रणाली में संघ एवं इकाइयों के बीच तारतम्यता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है कि वहाँ संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। इसी कारण संविधान की सर्वोच्चता हमें देखने को मिलती है। प्रजातांत्रिक गणराज्य, देखिए गणराज्य किसे कहते हैं? रिपब्लिक, जिसमें राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर निश्चित समय अवधि के लिए क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। उस व्यवस्था को गणराज्य कहते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति है, 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए जनता द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो अमेरिका पूरी तरह से, तो देखिए गणराज्य जो है औपचारिक तौर पर लिखित संविधान के रूप में ये व्यवस्था सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिल रही है? अमेरिका में देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रजातंत्र है कि शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है। तो ये प्रजातांत्रिक गणराज्य भी अगली विशेषता है, संघात्मक शासन प्रणाली। देखिए शासन के 2 मॉडल हमें मिलते हैं, एक तो है एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरा क्या होती है? संघात्मक शासन प्रणाली। हमने ब्रिटेन में जब अध्ययन किया तो देखा कि ब्रिटेन एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, जबकि अमेरिकी संविधान का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो अमेरिका की महत्वपूर्ण विशेषता है कि अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि शासन की शक्तियों का 2 स्तरों पर विभाजन होता है, और शासन की शक्तियां जो हैं कौन कौन से स्तरों पर विभाजित होती है? एक तो होता है सब केंद्र, संघ जिसे हम बोल रहे हैं, और दूसरा होता है संघ की इकाइयां जो हैं वो कौन है? ये राज्य। इन राज्यों ने मिलकर के किसका निर्माण किया? संघ का निर्माण किया। तो संघ और राज्यों के बीच क्या हुआ? एक समझौता, और इस समझौते के माध्यम से कुछ शर्तें तय की गई। एक तो शक्तियों का बंटवारा किया गया, दूसरा संविधान को सर्वोच्च माना गया, संविधान को लिखित माना गया, और न्यायपाल का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कि अगर कोई विवाद पैदा होता है संघ और राज्यों के बीच में तो उस विवाद का समाधान सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा और वह सभी के लिए मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सभी विशेषताएं हमें अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती हैं, और ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश है। अर्थात इस संघात्मक शासन प्रणाली को दुनिया को इंट्रोड्यूस करने वाला देश हमें कौन दिखाई दे रहा है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और बाद में दुनिया के दूसरे देशों द्वारा भी इस संघात्मक व्यवस्था को अपने यहाँ स्वीकार किया गया। और जो व्यवस्थाएं अमेरिका में देखने को मिलती हैं संघात्मक व्यवस्था के लिए, उन्हीं ही विशेषताओं को दूसरे देशों द्वारा भी क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा अमेरिकी संविधान के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कठोरतम संविधान है, द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। संविधान का लचीला होना अथवा कठोर होना निर्भर करता है संविधान के संशोधन प्रणाली के ऊपर। व्हाट इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिसाइड द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कि हम देखें कि अमेरिकी संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है। संशोधन करने के 2 तरीके हैं, और उन दोनों तरीकों में एक विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। और अब तक अगर हम पिछला इतिहास उठा करके देखें तो अमेरिकी संविधान में 1787 से लेकर 2020 तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिकी संविधान में संसद के
कांग्रेस के 3/4 बहुमत के साथ साथ हम देखें 3/4 राज्यों की भी सहमति चाहिए, जो मिलना इतना आसान नहीं है। तो इस प्रकार इस अमेरिकी संविधान को कठोर संविधान भी कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिकी संविधान की एक विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। यह विशेषता हमें अमेरिकी संविधान में बड़े महत्वपूर्ण रूप में देखने को मिलती है कि शासन के तीनों अंग जो हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों में तुलनात्मक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो न्यायपालिका को प्राप्त है। और क्यों प्राप्त है? क्योंकि न्यायपालिका जो है वो शासन के दूसरे अंगों के कार्यों की समीक्षा करती है। किस आधार पर करती है? संविधान की कसौटी के आधार पर, कि अगर कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका ऐसा कोई कार्य करती है जिससे कि संविधान की भावना का उल्लंघन होता है, संविधान का उल्लंघन होता है, तो संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। तो सुप्रीम कोर्ट उन कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। और इसी व्यवस्था को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। और ये जुडिशियल रिव्यू शुरू करने वाला, न्यायिक पुनरावलोकन शुरू करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है। हालांकि हम देखें इस न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अमेरिकी संविधान पूरी तरह से मौन है। 1803 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मार्शल महोदय ने एक केस आया, मार्बरी बनाम मेडिसन। इस मार्बरी बनाम मेडिसन नामक केस में 1803 में एक केस जो आया, मार्बरी वर्सेस मेडिसन। इस केस में जो जज थे वो थे मार्शल महोदय ने क्या कहा? मार्शल महोदय ने यह कहा कि अमेरिकी संविधान वह है जो कि न्यायाधीश तय करते हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमेरिकी संविधान संक्षिप्त है, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, तो इस पर कई बार ये कहा जाता है कि न्यायपालिका अमेरिका में कैसी है? सर्वोच्च है। इसके अलावा देखें सीमित शासन का सिद्धांत। देखिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी होता है कि शासन के पास शक्तियां जो हैं वो शक्तियां कैसी होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपना जो अनुभव रहा कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अमेरिका में असीमित शक्तियों का प्रयोग किया गया, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन किया गया, तो वो इस कटु अनुभव को दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे। वो एक ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो और सीमित रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। तो ऐसी स्थिति के लिए जरूरी था कि सरकार की शक्तियां कैसी हो? सीमित होनी चाहिए। और अमेरिका में सामाजिक आर्थिक प्रणाली के तौर पर व्यक्तिवादी दर्शन को स्वीकार किया गया। और यह व्यक्तिवादी दर्शन जो है, उदारवादी दर्शन जो है, वह व्यक्ति को स्वतंत्रता देने की बात करता है। तो इसलिए भी शासन की शक्तियां, शासन का स्वरूप कैसा रखा होना? सीमित होना चाहिए। अगला देखें नागरिकता एवं मताधिकार। देखिए, सभी देशों के संविधानों में नागरिकता के बारे में प्रावधान किए जाते हैं, सिटीजनशिप। तो अमेरिकी संविधान में हम देखें कि शुरुआत में व्यवस्था क्या थी? शुरुआत में व्यवस्था ये थी कि संघ की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता अलग है। आज भी दोहरी नागरिकता, ड्वेल सिटीजनशिप हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। पर पहले यह था कि साहब कोई अमेरिका का व्यक्ति जो है वो कैलिफोर्निया का तो नागरिक है पर अमेरिकी संघ का नागरिक नहीं है। तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए अमेरिकी संघ ने यह तय कर लिया कि जो भी अमेरिकी संघ का नागरिक होगा तो उसे उस राज्य की नागरिकता स्वतः ही क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी। अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। या तो उस व्यक्ति का अमेरिका में जन्म होना चाहिए, दूसरा अमेरिकी वंशज होना चाहिए, अर्थात उसके माता पिता, दादा दादी, नाना उनमें से कोई क्या होना चाहिए? अमेरिकी वंश का होना, अमेरिका का होना चाहिए, तो जन्मजात अर्जित हो जाएगी नागरिकता। तीसरा ये है कि यह व्यक्ति लंबे समय से 5 साल 7 साल से अमेरिका में निवास कर रहा हो, उसके पास अमेरिका में रहने का कोई वाजिब कारण हो, वो योग्यता प्राप्त हो, तो इन आधारों पर भी अमेरिका में नागरिकता प्राप्त अर्जित की जा सकती है। तो ये कुछ आधार हैं। तो अमेरिका में नागरिकता के बारे में जो कानून बनाए जाते हैं वो संघ द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा है मताधिकार, कि अपनी सरकार को तय करने के लिए वोट डालने का अधिकार। सार्वजनिक मताधिकार को अपनाया गया है। पर देखिए सब, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राज्यों को मताधिकार के बारे में कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार वहाँ हमें मताधिकार के बारे में अलग अलग स्थिति राज्यों में देखने को मिलती है। नागरिकों को मूल अधिकार, किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में यह जरूरी है, अनिवार्य है आधुनिक समय में कि संविधान में ही नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया जाता है। और मूल अधिकार होते क्या है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां मिलना जरूरी है, जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का क्या नहीं कर सकता? विकास नहीं कर सकता। तो संविधान में ही उन अधिकारों का उल्लेख कर दिया जाता है। मूल रूप में अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों के बारे में कोई बात नहीं थी, अमेरिकी संविधान मौन था। परंतु 1700 हम देखें 91 में ही हम देखें कि जो प्रथम 10 संशोधन किए गए
उन संशोधनों के माध्यम से जो बिल ऑफ राइट्स है उसको शामिल किया गया और इस बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से 1791 में नागरिकों को 10 मूल अधिकार उपलब्ध कराए गए, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से संरक्षण, हैबियस कॉर्पस एक्ट है, या हम देखें कि साहब आजीविका और शस्त्र धारण करने, ये प्राइमरी फंडामेंटल राइट सभी नागरिकों को उपलब्ध करा दिए गए। अब देखिए ध्यान रखने की बात है कि ये नागरिक अधिकार अनन्य नहीं है, अनन्य मतलब असीमित नहीं है, अर्थात राज्य द्वारा लोकहित को ध्यान में रखते हुए इन मूल अधिकारों के ऊपर समुचित क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो नागरिक अधिकारों की भी बात करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश है साहब। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आपने नाम सुना होगा फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू, उसकी एक पुस्तक आई साहब, उस पुस्तक का नाम है सेपरेशन ऑफ, उस पुस्तक का नाम है लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पुस्तक में हम देखें, उस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत का मतलब क्या है? इस सिद्धांत का मतलब ये है शक्ति पृथक्करण की शासन के 3 अंग कौन कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन तीनों की शक्तियां क्या होनी चाहिए, पृथक पृथक होनी चाहिए और तीनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, जिससे क्या होगा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का संरक्षण होता रहेगा। सरकारें सीमित रूप में, प्रत्येक अंग सीमित रूप में अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा और एक सामंजस्य का निर्माण होगा तीनों अंगों के बीच में। ये सामंजस्य जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो शक्ति पृथक्करण की बात मॉन्टेस्क्यू द्वारा ये प्रतिपादित की गई और इस व्यवस्था को सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, अमेरिकी संविधान में देखने को मिल रही है। इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के समानांतर पैरेलल एक सिद्धांत और काम करता है सर, वो है अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत। अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या कहती है कि ये शासन के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं कि अगर कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करे तो कांग्रेस महाभियोग के माध्यम से उसे अपने पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है। अगर कांग्रेस द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाए तो राष्ट्रपति अनुमति देने से मना कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर अवैध घोषित कर सकता है। अगर न्यायपालिका ये सब संविधान का उल्लंघन करने लगे, मनमर्जी करने लगे, तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से अपने पद से, तो ये तीनों जो है वो एक हद में, एक नियंत्रण में, सीमित रूप में अपना कार्य करें। तो तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करते हैं और इन तीनों के परस्पर चेक करने से क्या होता है, एक संतुलन बनता है साहब, और उस संतुलन के माध्यम से बेहतरीन तरीके स्मूथली सरकार की गाड़ी जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, आगे बढ़ती है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो नागरिकों की स्वतंत्रता, किससे, स्वतंत्रता की रक्षा किससे, सरकारों से। ये सरकार जो होती है शक्ति मिलने पर क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। तो उस निरंकुशता से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए यह शक्ति पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत जो है वो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने श्रेष्ठतम रूप में यहाँ स्वीकार किया हुआ है। बाद में दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ स्वीकार किया। अगली व्यवस्था है कि अमेरिकी संविधान को गतिशील संविधान। देखिए संविधान जो होता है वो स्थिर नहीं होता, गतिशील मोबाइल कॉन्स्टिट्यूशन की समय के साथ चलने वाला एक जीवंत दस्तावेज होता है। अर्थात जब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन आता है तो उसी के अनुरूप राजनीतिक प्रणालियों में भी परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन लाने की क्षमता संविधान में निहित होनी चाहिए। अगर कोई संविधान समय के साथ नहीं चल पाता तो संविधान बिखर जाता है, परंतु अमेरिकी संविधान के साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण खूबी है कि इसने अपने आप को समय के साथ क्या किया, समायोजित किया, समय के साथ विकसित किया। और आज भी विकास की प्रक्रिया में हम देखें कि जहाँ एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था 18वीं शताब्दी में अमेरिका, जो और आज दुनिया की महाशक्ति है, औद्योगिक रूप से सबसे विकसित देश है, तो उस व्यवस्था को बदलने में अमेरिकी संविधान ने भी अपने आप को समय के साथ क्या किया, समायोजित किया। तो इस तरह से अमेरिकी संविधान जो है दुनिया का एक गतिशील संविधान भी है, जीवंत संविधान है। तो ये प्रमुख विशेषता हमें अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती हैं। इन विशेषताओं में हम देख सकते हैं कि साहब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई, बाद में दूसरे देशों ने अपने यहाँ इसको स्वीकार किया। जैसे हम देखें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी हम बात करें कि देखिए साहब 2 तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोकतंत्र को लागू करने के लिए 2 मॉडल है हमारे पास, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो सबसे पहले अमेरिका में ही इंट्रोड्यूस हुई। तो
तो इस अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली की जो विशेषताएं निर्धारित की गई, उन्हीं विशेषताओं को दूसरे देश अर्थात अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र अध्यक्ष होने के साथ साथ शासन का भी अध्यक्ष होता है। शासन की कार्यकारी शक्तियां जो हैं वास्तविक रूप में सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं और वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता है निश्चित कार्यकाल के लिए। तो इस प्रकार हम देखें ऐसी व्यवस्था हमें अमेरिका का इतिहास ये चाहते थे कि तो अमेरिकी जो है वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाला पहला देश है। तो इन्हीं विशेषताओं को आधार पर हम देख सकते हैं कि अमेरिकी संविधान का राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, संविधान विशेषज्ञों के लिए अपने आप में अद्वितीय महत्व है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस? हमारे लिए अमेरिकी संविधान का अध्ययन क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ें संविधान को और इससे हमें क्या महत्व है? तो अगर महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए अमेरिकी संविधान में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, ये लिखित व्यवस्था देखने को मिलती है। तत्पश्चात दुनिया के दूसरे देशों ने इस फैशन को स्वीकार कर लिया कि हमारे यहाँ भी संविधान कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। हम देखें जन प्रभुत्व की बात, जन प्रभुत्व मतलब जनता सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, इस व्यवस्था को भी हम देखें अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया, शुरुआत की गई, हम अमेरिका के लोग वी द पीपुल ऑफ अमेरिका घोषणा करते हैं। तो हम अमेरिका के लोग घोषणा करते हैं तो ये तय हो गया कि अंतिम शक्ति किस में है, अमेरिका की जनता में है। और वो संविधान बनाने से लेकर आज तक की पीढ़ी में ये शक्ति अंतर्निहित है। और इसी व्यवस्था को भारत में भी हम देखें, हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआत इस प्रकार कर रहे हैं तो जनप्रभुत्व भारत में भी। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से स्वीकार की है, अमेरिका से स्वीकार की है। इसके अलावा हम देखें संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, यह बात हमें आदर्श रूप में कहाँ देखने को मिलती है, अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती है। गणराज्य रिपब्लिक सिस्टम की शासन का अध्यक्ष राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है, निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। तो ये इस व्यवस्था को गणराज्य कहते हैं, वंशानुगत नहीं होता। तो यह व्यवस्था भी अमेरिका में बाद में, जैसे भारत में भी हम देखें राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित है, निश्चित कार्यकाल के लिए है, तो गणराज्य। तो फ्रांस बाकी दूसरे देशों ने इसी व्यवस्था को स्वीकार किया, संघात्मक से व्यवस्था स्वीकार की गई और न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनाए रखने से क्या हुआ, संविधान की रक्षा हुई। संविधान की इकाइयों के बीच, संघ की इकाइयों के बीच समय समय पर जो विवाद पैदा हुए उन विवादों का आसानी से समाधान हुआ और संविधान की व्याख्या करने का जो काम है वो भी बड़ी आसानी से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। तो इस प्रकार हम देखें कि अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण का भी अपना आदर्श नमूना है। ये सब विशेषताएं हमें दुनिया में पहली बार कहाँ देखने को मिल रही हैं, अमेरिकी संविधान में देखने को मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें अमेरिकी संविधान का अध्ययन करना होगा। और जो दूसरे देशों ने अपने यहाँ इन विशेषताओं को स्वीकार किया है तो उनको समझने में भी आसानी होगी। किसका अध्ययन करने से, अमेरिकी संविधान का अध्ययन करने से। और अमेरिकी संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान का अध्ययन करना हमें इसलिए भी जरूरी है कि आज अगर हम देखें तो अमेरिका दुनिया की एक महाशक्ति है। तो इस महाशक्ति को बनाने में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली ने अपना सहयोग दिया, तो उस देश की राजनीतिक प्रणाली को समझने में हमें अमेरिकी संविधान का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा, लाभदायक होगा। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वह अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था और हम देखें न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल रिव्यू को समझने के लिए अमेरिकी संविधान का अध्ययन अच्छी तरह करे, भली भांति करे, तो बाकी चीज़ें उसे आसानी से समझ में आ जाती हैं। आपको इस विषय पर और भी कोई जिज्ञासा है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें देखने में आ रहा है कि छात्राओं द्वारा वीडियो पूरा नहीं देखा जा रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी अन्य जो साथ सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करें। और हमारे चैनल में इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।